Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह, सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है विधिक पद्धति, लीगल मेथड। और इस पाठ्यक्रम में जो व्याख्यान लेकर के आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, उसका शीर्षक है विधि के शासन की अवधारणा और महत्व। किसी भी राज्य में जो विधि के शासन की अवधारणा है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उस राज्य में सुचारू रूप से शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। इस संदर्भ में ये जो व्याख्यान है, इस व्याख्यान का उद्देश्य है विधि के शासन की अवधारणा को समझना। सर्वप्रथम इस व्याख्यान में हम विधि के शासन की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात हम विधि के शासन की अवधारणा के जो सिद्धांत हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। विधि के शासन की अवधारणा के अधीन कौन कौन से सिद्धांत सम्मिलित हैं, उनको हम समझेंगे। तत्पश्चात इस व्याख्यान में हम डायसी के विधि के शासन की संकल्पना को समझेंगे। जो विधि के शासन की संकल्पना है, उसमें डायसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और डायसी का जो सिद्धांत विकसित हुआ है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात इस व्याख्यान में हम विधि के शासन की संकल्पना की जो सार्वभौमिकता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। कैसे विधि के शासन की संकल्पना प्रत्येक राष्ट्र में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है उस राष्ट्र में शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाए जाने में। इसके पश्चात हम इस व्याख्यान में विधि के शासन के अधीन सरकार की शक्तियों पर लगने वाली जो सीमाएं हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। कैसे विधि के शासन की अवधारणा सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। इसके पश्चात हम इस व्याख्यान में विधि के शासन के अधीन सुशासन के आधार को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे विधि के शासन की संकल्पना किसी भी राष्ट्र में सुशासन के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है और विधि के शासन के बिना ऐसे सुशासन को हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसके पश्चात इस व्याख्यान में हम विधि के शासन की जो आधुनिक अवधारणा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे और तत्पश्चात इस व्याख्यान में हम भारतीय संविधान के अधीन विधि के शासन की जो संकल्पना है, वह कैसे समाहित होती है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या भारतीय संविधान विधि के शासन की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ता है? क्या विधि के शासन की संकल्पना भारतीय संविधान में सन्निहित है या नहीं है? इस प्रश्न को हम देखेंगे। इसके पश्चात इस व्याख्यान में हम विधि के शासन को सुनिश्चित करने में भारतीय न्यायपालिका का जो योगदान है, उस योगदान को समझने का प्रयास करेंगे। कैसे समय समय पर भारतीय उच्च न्यायालय ने तथा उच्चतम न्यायालय ने भारत में विधि के शासन की संकल्पना को सुदृढ़ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। जब हम विधि के शासन की अवधारणा की बात करते हैं, तो इस संदर्भ में एक बहुत ही प्रचलित युक्ति है जिसे हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। वह यह है कि राजा विधि नहीं है, बल्कि विधि राजा है। अर्थात जो विधि है वो सर्वोच्च है, राजा सर्वोच्च नहीं है। राजा स्वयं अपने आप में विधि नहीं है, बल्कि जो राजा है वह उस विधि का परिणाम है। अर्थात किसी भी राष्ट्र में, किसी भी समाज में जो वहाँ का सर्वोच्च शासक है, वह भी विधि के अधीन है और उसे भी विधि का अनुपालन करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में हम विधि के शासन की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। विधि के शासन की अवधारणा यह है कि राज्य, शासक या जनता के प्रतिनिधि द्वारा नहीं, बल्कि विधि द्वारा शासित होता है।
जब भी हम किसी राज्य में शासन व्यवस्था की बात करें तो वो शासन व्यवस्था सदैव विधि के द्वारा चलाई जाती है, न कि किसी शासक के द्वारा या उसके प्रतिनिधि के द्वारा। अर्थात जो विधि के शासन की अवधारणा है, इस अवधारणा का मूल मंत्र यह है कि किसी भी समाज में जो प्रशासन की बात होती है या फिर शासन की बात होती है, उसको शासन करने वाला, प्रशासन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि विधि अपने आप में खुद होती है। विधि के द्वारा वहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। विधि के शासन की अवधारणा की उत्पत्ति प्राचीन रोम समाज में पहले गणतंत्र के गठन के दौरान हुआ। जब रोम समाज में पहली बार एक गणतंत्र स्थापित किया गया तो वहीं से विधि के शासन की संकल्पना विकसित होती है। अर्थात इसका पूरा का पूरा श्रेय रोमन समाज को जाना चाहिए, जिन्होंने विधि के शासन की संकल्पना को विकसित किया। इस अवधारणा को यूरोप के कई मध्ययुगीन विचारकों, जिसमें हॉब्स, लॉक, रूसो आदि सम्मिलित हैं, ने अपने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के माध्यम से समर्थन दिया है। इन विचारकों ने अपने सामाजिक अनुबंध के जो सिद्धांत हैं, उसमें विधि की अवधारणा को समाहित करने का प्रयास किया और कैसे विधि के शासन की अवधारणा की जो ये सिद्धांत है वह किसी भी समाज के लिए आवश्यक है, उस पर प्रकाश डाला। इस संदर्भ में हम जब भारतीय दार्शनिक की बात करते हैं तो भारतीय दार्शनिक चाणक्य ने भी विधि के शासन के सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा था कि राजा को विधि द्वारा शासित होना चाहिए। अर्थात जब राजा किसी राज्य में शासन करता है तो वहाँ राजा का शासन नहीं होता है, वहाँ पर विधि का शासन होता है और वह विधि राजा को प्राप्त हुए प्राधिकार के अधीन राजा के द्वारा बनाया जाता है। अर्थात विधि के शासन की मूल अवधारणा यह है कि विधि सर्वोच्च है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस विधि से ऊपर नहीं है या फिर इस विधि के सीमा के बाहर नहीं है। सभी व्यक्तियों के समूहों पर विधि का सामान्य रूप से लागू किया जाना ही विधि के शासन की अवधारणा का मंत्र है। अगर हम आधुनिक समय में विधि के शासन की अवधारणा को जानने से पहले प्राचीन समय में विधि के शासन की क्या अवधारणा रही है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। जब हम विधि के शासन अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो यह विधि की शासन अभिव्यक्ति फ्रांसीसी वाक्यांश ला प्रिंसिपी डी लीगलाइट से ली गई है, जिसका तात्पर्य है विधि के सिद्धांतों पर आधारित सरकार। जब भी किसी समाज में कोई सरकार गठित की जाएगी और उस सरकार के माध्यम से शासन व्यवस्था को वहाँ पर चलाया जाएगा, तो ऐसे में हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि यह जो सरकार है वह जिन सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है, उन सिद्धांतों को सम्मिलित रूप से हम विधि के शासन की अवधारणा के नाम से जानते हैं। जो फ्रांसीसी युक्ति है, जिसे हम ला प्रिंसिपी डी लीगलाइट कहते हैं, इसे हम विधि की वैधता का सिद्धांत भी कहते हैं। विधि के शासन की अवधारणा के पीछे विधि के वैधता का सिद्धांत भी समाहित है। विधि की वैधता के लिए विधि का सर्वोच्च होना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति विधि से ऊपर है, तब वह विधि एक वैध विधि नहीं होगी। विधि की वैधता के लिए आवश्यक है कि उस समाज के सभी नागरिक उस विधि के अधीन हों। इस संदर्भ में विधि के शासन का तात्पर्य कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों से है, जो विधि द्वारा परिभाषित होते हैं और विधि के माध्यम से विश्वसनीयता, पूर्वानुमान और प्रशासन के लिए प्रक्रियाओं और जवाबदेही तंत्र के माध्यम से लागू किए जाते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, विधि बनने से लेके विधि के प्रवर्तन तक की जो प्रक्रिया है, उसमें जो विधि के नियम हैं, जो मानक हैं, उन मानकों का प्रवर्तन किया जाना, उन मानकों का अनुपालन किया जाना ही विधि के शासन की अवधारणा है। अगर हम एडवर्ड कोक की परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो एडवर्ड कोक के अनुसार विधि के शासन से तात्पर्य सरकार की ओर से मनमानी शक्ति का अभाव। हम सभी जानते हैं
कि जब किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को शक्ति या पर्याप्त शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर उस शक्ति का मनमाना दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो कोक के अनुसार, एडवर्ड कोक के अनुसार, जो विधि के शासन की अवधारणा है, इस विधि के शासन की अवधारणा की आवश्यकता यह है कि सरकार मनमानी ढंग से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। अर्थात विधि के शासन की अवधारणा के माध्यम से सरकार की शक्ति के ऊपर एक नियंत्रण अधिरोपित किया गया है। अगर कोई शासक है तो शासक उन नियंत्रण के अधीन ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, और नियंत्रण के बाहर शक्तियों का प्रयोग वह नहीं कर सकता है। और दूसरी बात यहाँ पर जो एडवर्ड कोक ने कही हुई है वह है, विधि के स्पष्ट उल्लंघन को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। अर्थात आवश्यकता यह है किसी समाज में पहले विधि का निर्माण किया जाए, उसके पश्चात उस विधि का प्रवर्तन किया जाए, और कोई व्यक्ति उस विधि का अनुपालन नहीं करता है तभी उस व्यक्ति को उस विधि के अधीन दंडित किए जाने का प्रावधान होना चाहिए। अगर किसी विधि में किसी आचरण या व्यवहार को लेकर के स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं है कि ऐसा आचरण प्रतिषिद्ध है या नहीं है, तो ऐसे आचरण के करने के लिए किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात विधि की यह मूलभूत आवश्यकता यह है कि किसी भी व्यक्ति को तभी दंडित किया जाएगा जब वह विधि के किसी स्पष्ट प्रावधान या उल्लिखित प्रावधान का उल्लंघन करता हो। अगर व्यक्ति विधि के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है तो ऐसे में व्यक्ति को दंडित करना शक्ति के मनमाने उपयोग का एक उदाहरण बन सकता है। अगर हम आधुनिक संदर्भ में विधि के शासन की संकल्पना को देखें तो आधुनिक संदर्भ में इसका तात्पर्य विधि की सर्वोच्चता से है। अगर यह कहा जाए कि किसी भी समाज में सर्वोच्च कौन है, वहाँ का राजा, वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ की जनता, कौन सर्वोच्च है, तो ऐसे में विधि के शासन की जो अवधारणा है वह यह मान के चलती है कि किसी भी समाज में जो सर्वोच्चता होती है वह विधि की होती है। अर्थात किसी भी समाज में एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह सर्वोच्च नहीं होता है। किसी भी समाज में विधि सर्वोच्च होती है, और विधि की इस सर्वोच्चता को ही विधि के शासन के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात जो विधि के समक्ष समानता का प्रश्न है, यह भी विधि के शासन की अवधारणा का एक आवश्यक पहलू है। विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य किसी भी समाज में जब विधि का निर्माण किया जाता है तो उस विधि के माध्यम से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान रखा जाना चाहिए। विधि की इस समानता की आवश्यकता को ही विधि के शासन की अवधारणा का एक आवश्यक पहलू माना गया है। इसके साथ ही साथ विधि के प्रति जो जवाबदेही है, विधि के अनुप्रयोग में जो निष्पक्षता के सिद्धांत की आवश्यकता है, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो उपाय करने की आवश्यकता है, यह सभी विधि के शासन की आवश्यकता है। अर्थात विधि के शासन के लिए आवश्यक है कि वहाँ पर विधि के समक्ष सभी लोग समान हों, वहाँ पर निष्पक्षता हो, और वहाँ पर विधि को सुचारू रूप से लागू किया जाए, विधि का सुचारू रूप से पालन किया जाए। एक ऐसा समाज हम कहते हैं कि वहाँ पर विधि के शासन की अवधारणा को उपयोग में लाया जा रहा है। विधि के शासन के अगर हम सिद्धांतों की बात करें कि जो विधि के शासन का एक वृहद अभिप्राय क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। हम सभी जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कोक विधि के शासन की अवधारणा के प्रवर्तक थे, और जब हम एडवर्ड कोक के सिद्धांत का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि एडवर्ड कोक के विधि के शासन के सिद्धांत के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है सरकार को सत्तावादी शासन से प्रतिबंधित करना, अर्थात सरकार के पास असीमित शक्तियां ना हो।
सरकार अपनी शक्तियों का मनमाना उपयोग ना करे। सरकार के पास जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का उचित उपयोग किया जाना ही विधि के शासन की आवश्यकता है। इसके पश्चात जो विधि के शासन की आवश्यकता है वह यह है कि सरकार के मनमाने अधिकार को बाहर किया जाए। सरकार के पास जो मनमाना करने का अधिकार दिया गया है या फिर सरकार को जो विवेकाधिकार प्रदान किया गया है, इस विवेकाधिकार का सरकार के द्वारा मनमाना उपयोग न किया जाए। अर्थात सरकार को उससे प्रदत्त शक्तियों का एक युक्त तरीके से उपयोग किया जाना ही विधि के शासन के जो अवधारणा है उसकी आवश्यकता है। इसके पश्चात अगर हम देखें तो विधि के शासन का जो अगला उद्देश्य है वह है स्थिति आदि की परवाह किए बिना विधियों और आदेशों का समान रूप से लागू किया जाना। अर्थात जो विधि है, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। विधि किसी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता या फिर उसके द्वारा धारित पद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है। जो आपराधिक विधि है या दीवानी विधि है वह सबके लिए समान है, सबके लिए एक है और सभी व्यक्ति उनकी परिस्थिति कुछ भी हो उस विधि के अधीन समान है। तो विधि की समानता ही विधि के शासन की अवधारणा का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगर किसी समाज में विधि के समक्ष समानता के इस आवश्यकता को नज़रअंदाज किया जाता है तो ऐसे समाज में एक भेदभाव की प्रवृत्ति पैदा होगी और ऐसे में एक वर्ग जिसे विधि का लाभ मिल रहा है या फिर एक वर्ग जिसे विधि के लाभों से वंचित रखा गया है उसका निर्माण हो सकता है और उस समाज में एक सामाजिक द्वंद्व पैदा हो सकता है। तो ऐसे में जो विधि के शासन की अवधारणा है उसकी आवश्यकता यह है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होने चाहिए। इसके साथ ही साथ जब हम विधि के शासन के सिद्धांत की बात करते हैं तो उसका जो एक प्रमुख उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वह विधिक तौर पर सही तरीके से काम किया जाएगा। अर्थात अगर हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के तहत भारत सरकार को शक्तियां प्राप्त हैं और उन शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता है। अगर उन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर शक्ति के मनमाने प्रयोग का एक परिस्थिति बन जाएगी, एक स्थिति बनेगी और उसे विधि के शासन की सिद्धांत के विपरीत माना जाएगा और यह कहा जाएगा कि यहाँ पर विधि का शासन नहीं है। तो विधि के शासन की आवश्यकता यह है कि जो विधिक तरीके दिए गए हैं उन तरीकों के आधार पर उन तरीकों का अनुसरण करते हुए कार्य का निष्पादन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब हम विधि के शासन की अवधारणा के अगले उद्देश्य की चर्चा करते हैं तो यह पाते हैं कि इसका एक उद्देश्य व्यक्तियों और उनके अधिकारों की सुरक्षा करना है। अगर किसी समाज में व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं, उन्हें प्राप्त अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है या फिर व्यक्तियों के उनके खुद शारीरिक सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि उस समाज में विधि का शासन नहीं है। तो विधि के शासन होने से तात्पर्य व्यक्ति को मिलने वाली स्वतंत्रताएं, उनको मिलने वाले अधिकार आदि को सुरक्षित किया जाए। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त है तो उन मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन, उसके उपयोग का अधिकार उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। अगर किसी समाज में व्यक्ति को स्वतंत्रता तो प्राप्त है लेकिन ऐसा व्यक्ति उस स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पा रहा है या फिर उसे स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए बाधित किया जा रहा है तब हम कह सकते हैं कि ऐसे समाज में विधि का शासन नहीं है। विधि के शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को मिले हुए स्वतंत्रताएं, उनको मिले हुए अधिकारों को सुरक्षित किया जाए और उसे प्रवर्तित किया जाए। इसके पश्चात जो एक बहुत ही सामान्य सा उद्देश्य है वह यह है कि विधि सर्वोच्च होनी चाहिए। विधि के शासन की अवधारणा का एक बहुत ही सामान्य पहलू यह है कि विधि सर्वोच्च होना चाहिए। विधि की सर्वोच्चता ही विधि के शासन का एक आधार है।
अगर किसी समाज में विधि सर्वोच्च नहीं है, तो ऐसे में विधिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाएगा, या फिर आप ये कहें कि वहाँ पर शासन करने वाला विधिक प्रक्रियाओं के अधीन कार्य नहीं करेगा। वह मनमाने रूप से कार्य कर सकता है और वहाँ पर एक एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वहाँ पर विधि का शासन नहीं होगा। तो विधि का शासन होने के लिए विधि की सर्वोच्चता को सुनिश्चित किया जाएगा। अगर हम भारत में देखें तो भारत में जो राजनीतिक रूप से सर्वोच्चता है वो भारत की जनता में व्याप्त है, लेकिन अगर हम विधिक रूप से देखें तो जो सर्वोच्चता है वो भारत के संविधान में सन्निहित है। ना तो राष्ट्रपति, ना तो प्रधानमंत्री, उस भारत के संविधान जो विधि है उससे ऊपर है। यहाँ पर विधि की सर्वोच्चता को सुनिश्चित किया गया है भारत के संविधान के माध्यम से। इसके पश्चात हम जब देखें तो विधि के शासन के सिद्धांत का यह भी उद्देश्य है कि प्रशासनिक कार्यवाहियों पर विधि द्वारा सवाल उठाए जाने चाहिए। अर्थात अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी को शक्ति दी गई है और उस शक्ति का प्रयोग करता है, तो ऐसे में विधि के शासन की अवधारणा की एक उद्देश्य यह है कि ऐसे शक्तियों के उपयोग पर प्रश्न उठाया जाए, क्योंकि इसी के माध्यम से प्रशासनिक कार्यवाहियों या फिर शक्तियों पर एक सीमा अतिरोपित की जा सकती है और उस पे एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि जो कार्यवाही की जा रही है, शक्तियों का जो उपयोग किया जा रहा है, वह उचित है या नहीं है। ऐसे में हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो विधि की अवधारणा है, इस विधि की अवधारणा के अधीन प्रशासनिक कार्यवाहियों का आना आवश्यक है। अर्थात जब भी कोई प्रशासनिक निर्णय लिया जाएगा तो ऐसा निर्णय मनमाना पूर्ण नहीं होना चाहिए। ऐसा निर्णय अपने आप में उसे प्राप्त शक्तियों के अधीन होनी चाहिए, उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसरण में होनी चाहिए और उसे प्राप्त प्रक्रियाओं के अनुपालन में होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ऐसा जो प्रशासनिक निर्णय हुआ है या फिर ऐसी प्रशासनिक कार्यवाही विधि के शासन के अधीन दी गई है। इसके साथ साथ जब हम विधि के शासन के एक और उद्देश्य की बात करते हैं तो यह कहता है कि विधि के शासन के अधीन विधि के अनुप्रयोग में निष्पक्षता होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर जब शासन के माध्यम से विधि का अनुपालन किया जा रहा है तो पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। निष्पक्षता एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है विधि के शासन की स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए। अगर किसी समाज में निष्पक्षता नहीं है, वहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, तो ऐसे भेदभाव की स्थिति में विधि के शासन की संकल्पना वहाँ पर कार्यरत है यह कहना कठिन होगा। तो आप देखते हैं कि जो विधि के शासन की अवधारणा विकसित की गई है एडवर्ड कोक के द्वारा, उसके जो विभिन्न उद्देश्य हैं, अगर उस उद्देश्यों को आप समग्र रूप से समझने का प्रयास करें तो आप देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र में जो शासन व्यवस्था का संचालन होगा वह संचालन विधि के द्वारा दिए गए प्राधिकार और विधि में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के और स्वतंत्रताओं और अधिकारों को संरक्षित करते हुए। तब यह कहा जाएगा कि ऐसे समाज में विधि का शासन व्याप्त है। इसके पश्चात जब हम विधि के शासन की अवधारणा का जो आधुनिक स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं तो एडवर्ड कोक के बाद प्रोफेसर डायसी, जिन्होंने 1885 में अपनी पुस्तक संविधान के कानून के अध्ययन का परिचय, जो कि 1885 में पब्लिश हुआ था, उसमें दी गई जो विधिक अवधारणा है वह एडवर्ड कोक के द्वारा दी गई विधि के शासन की अवधारणा को और विकसित करती है और उस संदर्भ में यह सिद्धांत या पुस्तक बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह जानने के लिए कि कैसे विधि के शासन की अवधारणा उसके पश्चात विकसित होती है। अगर हम प्रोफेसर A.V. डायसी के अनुसार विधि के शासन की अवधारणा को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम यह जान लें कि प्रोफेसर A.V. डायसी ने विधि के शासन की अवधारणा को विधिक प्रणाली के संदर्भ में विकसित किया था।
और उन्होंने यह माना था कि जो ब्रिटिश विधिक प्रणाली है, उस ब्रिटिश विधिक प्रणाली का आधार विधि के शासन की अवधारणा है। विधि के शासन के बिना हम ब्रिटेन में विधिक प्रणाली को सुचारू रूप से नहीं चला सकते। और एबी डार्सी ने विधि के शासन के 3 सिद्धांत को उल्लिखित किया है अपने पुस्तक में, और इन 3 सिद्धांतों के आधार पर हम संक्षिप्त रूप से यह समझ सकते हैं कि विधि का शासन की जो अवधारणा है उसके क्या आवश्यक पहलू हैं। इसमें पहला है विधि की सर्वोच्चता। जैसा हम सभी जानते हैं कि विधि के शासन की स्थापना होने के लिए विधि का सर्वोच्च होना आवश्यक है, और इसे बहुत ही संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करते हुए प्रोफेसर एबी डार्सी ने विधि की सर्वोच्चता को विधि के शासन का एक मूल आधार माना है। और विधि की सर्वोच्चता से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि विधि के विशिष्ट उल्लंघन को छोड़कर कोई भी व्यक्ति दंडनीय नहीं है, या उसे विधिक रूप से शरीर या सामान के लिए कष्ट नहीं दिया जा सकता। अर्थात जब आप किसी व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करने की बात करते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति के आचरण को, उसके व्यवहार को विनियमित करने की बात करते हैं, तो आवश्यक यह है कि क्या ऐसे आचरण के विनियमित करने के लिए या फिर ऐसे व्यवहार के विनियमन के लिए कोई विधि बनाई गई है कि नहीं। एक स्पष्ट विधि का होना आवश्यक है, और उस संदर्भ में वह विधि सर्वोच्च होगी, और उसके माध्यम से ही व्यक्ति के आचरण और उसके व्यवहार पर नियंत्रण अधिरोपित किया जाएगा। किसी व्यक्ति को किसी ऐसी विधि या फिर किसी ऐसे नियम के उल्लंघन के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए जो विधि में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिसका स्पष्ट उल्लेख विधि में नहीं है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को दंडित किया जाना विधि के शासन की जो अवधारणा है उसकी संकल्पना के विरुद्ध होगा। यहाँ पर विधि के शासन की सर्वोच्चता का एक तात्पर्य यह भी है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। और दूसरे पहलू में हम देखते हैं कि यहाँ पर विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। जो विधि है वो व्यक्तियों के बीच में भेदभाव नहीं करता है। विधि व्यक्तियों को समान रूप से एक समानता का अवसर प्रदान करता है और उन्हें समान रूप से मानता है। विधि के समक्ष जो समानता है, उस समानता के आधार पर किसी समाज में जो अभिजात्य वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, उनके बीच का जो खाई है, उनके बीच की जो दूरी है, उसको विधि के माध्यम से कम किया जाता है। अगर हम यहाँ पर विधि के समक्ष समानता की बात करें, तो जैसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं। तो विधि के समक्ष समानता विधि के शासन के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके पश्चात जब हम विधि के शासन के अगले सिद्धांत की बात करते हैं, तो उसमें आता है विधिक भावना की प्रधानता। विधिक भावना की प्रधानता से तात्पर्य यह है कि जो संविधान के सामान्य सिद्धांत हैं और न्यायालय के समक्ष लाए गए विशेष मामलों में निजी व्यक्तियों के अधिकारों को निर्धारित करने वाले न्यायिक निर्णयों का परिणाम है। अर्थात विधिक भावना से तात्पर्य यह है कि जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उसके आधार पर ही निर्णय दिए जाते हैं। यहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि चूंकि वह अधिकार या स्वतंत्रताएं संविधान में दी गई हैं, इसलिए हम निर्णय हमारे पक्ष में आ रहा है और हमारी स्वतंत्रताओं या फिर अधिकारों को चिन्हित किया जा रहा है। हमारी स्वतंत्रताएं और हमारे अधिकार हैं, इसलिए हमारे पक्ष में या हमारे विरुद्ध निर्णय दिया जा रहा है। तो इस संदर्भ में जो विधि के शासन का सिद्धांत है, उसका जो तीसरा पहलू है वह विधिक भावना की प्रधानता की बात करता है। अर्थात अगर विधि ने हमारी स्वतंत्रताओं को मान्यता दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर यह देखना होगा कि जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वह विधि के परिणाम स्वरूप हैं, न कि न्यायालयों के निर्णय के परिणाम स्वरूप हैं।
अर्थात यहाँ पर न्यायालय के निर्णय की तुलना में जो विधि निर्मित की गई है उसकी सर्वोच्चता है और उसी के आधार पर हमारे अधिकारों और हमारे स्वतंत्रताओं को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। इसके पश्चात अगर हम विधि के शासन की अवधारणा की बात करें तो किसी भी देश में जहाँ पर विधि के शासन को स्थापित किया गया है, ऐसे प्रत्येक देश में, ऐसे प्रत्येक राष्ट्र में एक सर्वोच्च प्राधिकारी होगा जिसे हम मूल मानक के रूप में जानते हैं। यहाँ पर मूल मानक से तात्पर्य वह आदर्श है जिन आदर्शों के परिप्रेक्ष्य में विधियों का निर्माण किया जाता है, जिन आदर्शों के परिप्रेक्ष्य में अन्य विधियां निर्मित की जाती हैं और उनको लागू किया जाता है। तो वह मूल मानक क्या है? अगर हम भारत का उदाहरण दें तो भारत में अगर विधि की शासन की स्थापना की गई है तो ऐसी विधि की शासन की स्थापना भारतीय संविधान के अधीन की गई है। तो जो भारतीय संविधान के आदर्श हैं, भारतीय संविधान के आदर्श हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पा सकते हैं, जो न्याय और स्वतंत्रता और समानता की बात करता है। तो जो वो आदर्श हैं, ये आदर्श ही भारतीय विधिक व्यवस्था में विधि की शासन की स्थापना के लिए मूल मानक के रूप में काम करते हैं। अर्थात हमारे लिए जो सर्वोच्च मानक है, हमारे लिए जो मूल मानक है, या फिर ये कहिए आप हमारे जो आदर्श हैं, वो आदर्श उस संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। उस मूल मानकों के आलोक में ही विधियों का निर्माण किया जाता है। और अगर ऐसी कोई विधि निर्मित की जाती है, जैसा कि उपबंध हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 में भी किया गया है, अगर राज्य के द्वारा ऐसी विधियों का निर्माण किया जाता है जो संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तो ऐसे विधियों को उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसे खारिज कर दिया जाता है, उसे प्रवर्तनीय नहीं बनाया जाता है। अर्थात किसी भी राष्ट्र में उस मूल मानक की पहचान करना आवश्यक है, जिसके आधार पर हम यह कहते हैं कि यहाँ पर विधि के शासन की अवधारणा को सुनिश्चित किया गया है। और भारत में ऐसा मूल मानक भारत के संविधान में परिलक्षित होता है। अगर हम मूल मानक की बात करें तो मूल मानक वह मानक है जिससे अन्य मानकों को वैधता प्रदान की जाती है। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान एक सर्वोच्च मानक है, या फिर भारत के लिए वो सर्वोच्च विधि है। कोई अन्य विधि जो भारत में बनाई जाती है, किसी भी विधायिका के द्वारा बनाई जाती है, तो ऐसी विधि का जो सर्वोच्च विधि है उसके सिद्धांतों के अनुसरण में होना आवश्यक है। अगर विधायिका द्वारा बनाई गई कोई भी विधि संविधान के प्रावधानों के अधीन नहीं है, तो ऐसे विधि को एक वैध विधि नहीं माना जाएगा। या फिर विभिन्न स्तरों पर जो विभिन्न प्राधिकारियों के द्वारा नगर निगम में या फिर अन्य प्राधिकारियों के द्वारा जो विधियां बनाई जाती हैं, ऐसी विधियों का जो मूल मानक है, जो संविधान में उल्लिखित सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के अधीन होना आवश्यक है। अगर उन सिद्धांतों का वहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है, तब ऐसी विधियां वैध नहीं मानी जाएंगी। अरस्तु के अनुसार विधि को शासन करना चाहिए और जो सत्ता में है उसे विधि का सेवक होना चाहिए। अर्थात जब हम राज व्यवस्था की बात करते हैं तो उस राज व्यवस्था में शासन राजा के द्वारा किया जाता है, लेकिन राजा केवल विधि का एक सेवक होता है और वहाँ पर शासन मुख्य रूप से विधि का होता है। विधि को शासन करना ही विधि के शासन की अवधारणा की आवश्यकता है, और राजा केवल और केवल विधि का शासक है, विधि का केवल एक सेवक है। या फिर अगर हम सरकार की बात करें तो आधुनिक संदर्भ में जब किसी राष्ट्र की बात होती है, वहाँ पर जो सरकार है वह सरकार केवल और केवल उस विधि का एक सेवक है, या यह कहिए कि उस सरकार को उस विधि को प्रवर्तनीय कराने, उस विधि को बनाने का भी अधिकार है, लेकिन वह अधिकार मूल मानकों के संदर्भ में है, और साथ ही साथ उस विधि को प्रवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद अगर हम प्रोफेसर डायसी की बातों पर ध्यान दें तो उनका यह कहना है कि जो विधि के शासन की अवधारणा है वह मनमानी शक्ति के प्रभाव के विपरीत
नियमित विधि की पूर्ण सर्वोच्चता या प्रबलता को सुनिश्चित करता है। सरकार के द्वारा जो मनमानी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उस मनमानी शक्ति पर जो नियंत्रण लगाया जाता है, ऐसा नियंत्रण विधि के शासन की संकल्पना के अधीन है। इसके पश्चात अगर हम विधि के शासन की बात करें तो विधि का शासन सरकार की ओर से मनमानी या व्यापक विवेकाधिकार के अस्तित्व को नकारता है। अर्थात राज्य के पास भले ही हम ये समझते हैं कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को विवेकाधिकार प्राप्त है, लेकिन राज्य को प्राप्त होने वाला यह विवेकाधिकार सरकार के द्वारा मनमानी पूर्ण तरीके से उपयोग में नहीं लाया जा सकता। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह इस विवेकाधिकार का युक्त तरीके से उपयोग करे। अगर सरकार के द्वारा अपने विवेकाधिकार का युक्त तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसका मनमाने ढंग से उपयोग किया जा रहा है, तब यह माना जाएगा कि वहाँ पर विधि का शासन नहीं है। इसके पश्चात डार्सी यह भी कहते हैं कि विधि के शासन का अर्थ है नियमित विधियों की पूर्ण सर्वोच्चता या प्रबलता, जो मनमानी शक्ति या व्यापक विवेकाधीन शक्ति के प्रभाव के विपरीत होती है। तो अंततः हम देखते हैं कि विधि के शासन की जो संकल्पना है, इस संकल्पना के अधीन विधि की सर्वोच्चता को सुनिश्चित किया गया है और इसके माध्यम से सरकार के द्वारा मनमाने शक्ति के प्रयोग या फिर मनमाने विवेकाधिकार के प्रयोग पर एक सीमा अधिरोपित करने का प्रयास किया गया है। विधि के शासन की सार्वभौमिकता। क्या जो विधि के शासन की संकल्पना है वह एक सार्वभौमिक संकल्पना है? क्या यह प्रत्येक सोसाइटी में, प्रत्येक समाजों में इसका पालन किया जाता है? इस संदर्भ में जब हम विधि के शासन की संकल्पना का अध्ययन करते हैं तो यह मानते हैं या पाते हैं कि विधि की शासन की संकल्पना एक सार्वभौमिक संकल्पना है। यहाँ पर सार्वभौमिक संकल्पना होने से तात्पर्य यह है कि यह संकल्पना प्रत्येक राष्ट्रों में, प्रत्येक परिस्थितियों में और प्रत्येक समय पर यह लागू होती है, जो मुख्य रूप से 4 सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये 4 सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम विधि के शासन को सुनिश्चित करते हैं और यह कहते हैं कि विधि के शासन का सिद्धांत एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। इसमें पहला है जवाबदेही, जिसको अकाउंटेबिलिटी के रूप में भी हम जानते हैं। विधि के अधीन सरकार और नागरिक दोनों जवाबदेह हैं। अगर विधि के द्वारा राज्य पर कर्तव्य अधिरोपित किया गया है तो राज्य को वो कर्तव्य का पालन करना है। अगर विधि के द्वारा व्यक्तियों पर कर्तव्य अधिरोपित किया गया है तो व्यक्तियों को भी उन कर्तव्यों का पालन करना है और राज्य और व्यक्ति दोनों विधि के प्रति जवाबदेह हैं। हम विधि के द्वारा दिए गए निर्देशों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें विधि द्वारा दिए गए निर्देशों को मानने की आवश्यकता है, चाहे वह राज्य हो, चाहे वह एक व्यक्ति हो। इसके पश्चात जब हम दूसरी आवश्यकता पर जाते हैं तो यह है न्यायपूर्णता। आवश्यकता यह है कि विधि में न्यायपूर्णता होनी चाहिए, अर्थात विधि के माध्यम से न्याय निर्णयन किया जाना चाहिए। अर्थात न्याय निर्णयन मनमानी ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। जब भी कोई विवाद आता है तो ऐसे विवाद का निपटारा विधि के नियम के अधीन, विधि के नियम के अनुसार किया जाना चाहिए। ऐसी न्यायपूर्णता के लिए आवश्यकता यह है कि विधि स्पष्ट हो, विधि प्रचारित और स्थिर हो तथा विधि समान रूप से लागू होता हो। अगर विधि स्पष्ट नहीं है, विधि में अस्पष्टता है, तो ऐसे में जो न्यायपूर्णता की जिम्मेदारी है या जो न्यायपूर्णता की एक आवश्यकता है उसको पूरा किया जाना थोड़ा सा दुष्कर होगा। तो विधि का स्पष्ट होना आवश्यक है। साथ ही साथ जब भी विधियां बनाई जाती हैं तो उस विधियों को प्रचारित किया जाना भी आवश्यक है। विधियां प्रचारित की जाएंगी तभी उसका अनुपालन करने वाले व्यक्तियों के बीच उसकी जानकारी होगी, उनके बीच ये स्पष्टता होगी कि विधि क्या है, कौन से कार्य उन्हें करने हैं और कौन से कार्य करने के लिए उन्हें प्रतिबद्ध किया गया है या प्रतिसिद्ध किया गया है।
साथ ही साथ जब हम विधि की बात करते हैं तो न्यायपूर्णता के लिए आवश्यक यह है कि विधि समान रूप से लागू होने वाली हो। और यहाँ पर जो विधि के शासन की सार्वभौमिकता का तीसरा पहलू है, वह है निष्पक्षता और सुलभ। विधि में निष्पक्षता होनी चाहिए और विधि साथ में सुलभ भी होनी चाहिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रशासन आदि के माध्यम से विधि बनाया जाता है और लागू किया जाता है, वह प्रक्रिया निष्पक्ष, सुलभ और कुशल होनी चाहिए। अर्थात विधि के बनाने से लेकर के विधि के प्रवर्तन तक विधि का निष्पक्ष होना, विधि का सुलभ होना आवश्यक है। और यह निष्पक्षता और यह सुलभता विधि का एक सार्वभौमिक विशेषता है जो किसी भी समाज में पाई जा सकती है। इसके पश्चात जो विधि के शासन की अन्य सार्वभौमिक विशेषता है, वह है न्याय निष्पक्षता। जब भी न्याय निर्णय किया जाएगा, ऐसे न्याय निर्णय समय पर किया जाना चाहिए, न्याय समय पर दिया जाता है, सक्षम होता है और विधि सरकार के मनमाने शक्ति के प्रयोग पर रोक लगाता है। तो यहाँ पर जो न्याय निष्पक्षता की बात की गई है, न्याय प्रदान किया जाना, समय पर प्रदान किया जाना, निष्पक्षता के साथ प्रदान किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विधि के शासन की अवधारणा है और इसकी जो सार्वभौमिक पहलू है, इस सार्वभौमिक पहलू की 4 विशेषताएं हैं या 4 इसके पहलू हैं, जिसके माध्यम से हम यह कहते हैं कि विधि के शासन की अवधारणा एक सार्वभौमिक अवधारणा है। इसमें जवाबदेही, न्यायपूर्णता, निष्पक्षता और सुलभता तथा न्याय निष्पक्षता सम्मिलित है। इसके पश्चात विधि के शासन के उपरोक्त 4 सार्वभौमिक सिद्धांत विधि के शासन की परिभाषा के रूप में काम करते हैं और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानक और मानदंड निर्धारित करते हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जो विधि के शासन की अवधारणा है, यह अवधारणा एक सार्वभौमिक अवधारणा है। विधि का शासन और सरकार की सीमित शक्तियां। हम सभी जानते हैं कि जो संकल्पना है, उस संकल्पना के अधीन सरकार को सीमित शक्तियां प्राप्त हैं। अगर सरकार को असीमित शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं तो ऐसे में जो व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली स्वतंत्रताएं और अधिकार हैं, उस पर संकट आ जाएगा। तो ऐसे में आवश्यकता यह है कि हम यह समझें कि विधि के शासन का जो ये संकल्पना है, वह किस तरह से सरकार की शक्ति को सीमित करता है। विधि के शासन के तहत विधि सरकार के मनमाने शक्ति के प्रयोग पर रोक लगाता है। अर्थात जो सरकार है और उसको जो प्राप्त शक्तियां हैं, वो शक्तियां सीमित हैं और उन शक्तियों को सीमित करने का जो आधार है, वह विधि के शासन की संकल्पना है। अगर हम विधि के शासन की संकल्पना को देखें तो विधि के शासन की संकल्पना सीमित सरकारी शक्तियां 7 प्रमुख तत्वों के एक संयोजन के रूप में है। अर्थात जो विधि के शासन की संकल्पना है, वह 7 शक्तियों के रूप में यहाँ पर सरकार की शक्ति को सीमित करता है। इसमें है पहला, अगर हम देखें तो विधि के शासन की संकल्पना के अधीन सरकारी शक्तियों को मौलिक विधि में परिभाषित किया जाता है। अगर हम यहाँ उदाहरण के रूप में भारतीय संविधान की बात करें तो कार्यपालिका, विधायिका या फिर न्यायपालिका को क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं, किन शक्तियों के अधीन उसे कार्य करना है, यह शक्तियाँ स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लिखित की गई हैं। तो अगर आप किसी संस्था या किसी संगठन या सरकार के किसी अंग को प्राप्त होने वाली शक्तियों का सीमा निर्धारित कर देते हैं, तो यह अपने आप में एक सीमित शक्तियों का एक प्रावधान है, जहां पर वह सरकार, वह अंग अपने उस सीमित शक्ति के अधीन ही शक्ति का प्रयोग करेगा। तो शक्तियों का निर्धारित किया जाना शक्तियों की सीमा को निर्धारित किए जाने के समान है। इसके पश्चात सरकार को जो प्राप्त होने वाली शक्तियां हैं, वो विधायिका द्वारा प्रभावी रूप से सीमित हैं। विधायिका
विधि बना करके सरकार की शक्तियों को सीमित कर सकती है। तो आप ये देखते हैं कि सरकार को असीमित शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। सरकार को प्राप्त होने वाली शक्तियाँ सीमित हैं और विधायिका के माध्यम से इसको सीमित किया जा सकता है। इसके पश्चात सरकार को प्राप्त होने वाली जो शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ न्यायपालिका द्वारा प्रभावी रूप से समीक्षा के अधीन हैं। अर्थात सरकार को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, कहीं सरकार उन शक्तियों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, कहीं सरकार उन शक्तियों के बाहर जाकर के कार्य तो नहीं कर रहा है। ऐसी समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को दी गई है। अर्थात यहाँ पर यह उपबंध किया गया है कि न्यायपालिका यह सुनिश्चित करे कि सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्ति सीमा के अधीन रहकर कार्य करे। इसके पश्चात जो सरकार की शक्तियां हैं, उसे स्वतंत्र ऑडिटिंग और समीक्षा द्वारा प्रभावी रूप से सीमित किया जाता है। समय समय पर उसकी आर्थिक और अन्य शक्तियों की ऑडिटिंग होती है और उसकी समीक्षा होती है, जिसके माध्यम से सरकार की शक्तियों पर एक सीमा अधिरोपित की जाती है। इसके साथ ही साथ जो सरकारी अधिकारी हैं, उनको कदाचार के लिए दंडित किया जाता है। अर्थात अगर ये अपनी शक्ति की सीमा से बाहर जाके कार्य करते हैं तो उन्हें दंडित करने का भी उपबंध है। अर्थात अगर शक्ति का दुरुपयोग होता है तो यहाँ पर आवश्यक यह है कि ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए दंड की व्यवस्था को भी बनाया जाए। इसके साथ ही साथ जो सरकारी शक्तियाँ हैं, वह गैर सरकारी जांच के अधीन हैं। जो गैर सरकारी एजेंसियां हैं, वो हमेशा और हमेशा यह जांच करती रहती हैं कि जो सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, वह सरकार की शक्ति सीमा के अधीन है या नहीं है। और अंत में जो सत्ता का परिवर्तन है, यह परिवर्तन भी विधि के प्रावधानों के अधीन होता है। अगर सत्ता का परिवर्तन विधि के प्रावधानों के अधीन नहीं होता है तो फिर से सरकार के द्वारा असीमित शक्तियों के उपयोग का मामला सामने आएगा। तो ऐसे में जो आवश्यकता है वह यह समझने की है कि इन माध्यमों से सरकार की शक्ति को सीमित किया गया है। अगर एक सरकार को जनादेश नहीं मिलता है तो ऐसे में उस सरकार को अपने पद से हटना होगा और उस शक्ति का स्थानांतरण दूसरे पार्टी या फिर प्राप्त जनादेश के समूह को करना होगा और यह भी विधि के अधीन होगा। इसके साथ ही साथ जो विधि का शासन है वह यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी सरकारी अंग के पास अनियंत्रित शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता नहीं है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो विधि के शासन की अवधारणा है, विधि के शासन की यह अवधारणा सरकार के मनमाने शक्ति के उपयोग को सीमित करता है और उनके उस मनमाने उपयोग पर एक सीमा अधिरोपित करता है। यह राज्य के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति के पृथक्करण के विचार का अनुसरण करता है। अर्थात यहाँ विधि के शासन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार के बीच कौन कौन से अंग हैं और उनकी क्या शक्तियाँ हैं और कैसे उसको चिन्हित किया जाता है। इसके पश्चात हम विधि का शासन और सुशासन की व्यवस्था है उसको जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे विधि के शासन की संकल्पना सुशासन के लिए आवश्यक है। विधि के शासन को उन प्रमुख आयामों में से एक माना गया है जो किसी देश के प्रशासन की गुणवत्ता और सुशासन को निर्धारित करते हैं। अगर किसी राज्य में देश के प्रशासन में उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है या फिर वहाँ पर सुशासन को निर्धारित करना है तो ऐसे में विधि के शासन की संकल्पना का भरपूर प्रवर्तन किया जाना आवश्यक है। अगर हम विश्व न्याय परियोजना के अनुसार विधि के शासन में सम्मिलित जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं उसको जानते हैं, उसको समझते हैं, तो यह पाते हैं कि विधि के शासन की संकल्पना के द्वारा सुशासन को सुनिश्चित किया जा सकता है। और इसमें माना यह गया है कि सरकार, उसके अधिकारी और एजेंट विधि के अधीन जवाबदेह हैं। सरकार की यह जवाबदेही सुशासन स्थापित करने के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ विधि स्पष्ट होनी चाहिए, विधि प्रचारित होनी चाहिए, विधि स्थिर और निष्पक्ष होनी चाहिए और विधि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने वाली होनी चाहिए। और जो अगला बिंदु है उसमें
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विधि अधिनियमित की जाती है, प्रशासित की जाती है, कार्यान्वित की जाती है, वह प्रक्रिया सुलभ, कुशल और निष्पक्ष हो। अगर ऐसा होता है तब यह माना जाएगा कि वहाँ पर विधि का जो शासन है वह सुशासन को सुनिश्चित करता है। और साथ ही साथ न्याय सक्षम, नैतिक और स्वतंत्र प्रतिनिधियों और तटस्थ लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। निष्पक्षतापूर्ण न्याय विधि के शासन को सुनिश्चित करने के लिए, या फिर यह कहें कि सुशासन सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा की चर्चा करें तो विधि के शासन की जो आधुनिक अवधारणा है वो काफ़ी व्यापक है, और यह अवधारणा सरकार के लिए इसे हासिल करने के लिए एक विचार तैयार करता है, एक वैचारिक आधार प्रदान करता है। इस अवधारणा को न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा विकसित किया गया था, जिसे दिल्ली घोषणा के नाम से जाना जाता है। यह घोषणा 1959 में अंगीकृत किया गया था, जिसे बाद में 1961 में लागोस में लागू किया गया। इस अवधारणा के अनुसार विधि के शासन का तात्पर्य है कि एक स्वतंत्र समाज में सरकार के कार्यों का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि ऐसी स्थितियां पैदा हों जिसमें एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य की गरिमा बरकरार रहे। अर्थात जो आधुनिक अवधारणा है, विधि के शासन की जो आधुनिक अवधारणा है, वह मनुष्य की गरिमा को सुनिश्चित करने के बिंदु को ध्यान में रखता है, उस पे वो केंद्रित करता है। और साथ ही साथ विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा उन परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य की गरिमा की रक्षा की जा सके, और सरकार को इतना प्रभावी बनाना है कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। तो सरकार की जो जवाबदेही होगी, सरकार की जो कार्य करने का तरीका होगा, उसके लिए व्यक्ति की गरिमा और उसके स्वतंत्रता की रक्षा ही परम आवश्यकता है इस आधुनिक अवधारणा की। विधि के शासन की अवधारणा का भारतीय संविधान में उल्लेख। क्या भारतीय संविधान में विधि के शासन की अवधारणा का पर्याप्त उल्लेख मिलता है? इस बिंदु को समझने के लिए, इस विषय को समझने के लिए हमें भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 जो व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण प्रदान करता है, इसे भारत में विधि के शासन की अवधारणा का एक मूल मानक माना गया है। अर्थात जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है, इस अनुच्छेद 14 में विधि के शासन की अवधारणा सन्निहित है, समाहित है, जिसके माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि भारत में विधि के शासन की अवधारणा को संविधान में सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को देखें, जिसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की बात की गई है, उसके भी आधार पर हम कह सकते हैं कि कैसे भारतीय संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। और इस तरह से जो यह अवधारणा है, यह अवधारणा आधुनिक रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में परिलक्षित होती है। तो यह कहना बहुत ही आसान या महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत के संविधान में विधि के शासन की संकल्पना को सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में व्यक्तियों के मूल अधिकारों को प्रवर्तनीय कराने के लिए विभिन्न रिटों को प्रवर्तनीय कराने का प्रावधान दिया गया है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा आदि रिट शामिल हैं, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारत का संविधान व्यक्तियों के स्वतंत्रता और उनकी गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान शामिल किए हुए हैं, जो कि विधि के शासन की अवधारणा के अनुसरण में है। साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन अगर राज्य के द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो संविधान के भाग
3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो ऐसी विधि को एक अवैध विधि माना जाएगा, उसे शून्य करार दिया जाएगा और इस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अगर हम भारत में विधि के शासन के संदर्भ में न्यायपालिका के दृष्टिकोण को देखें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में 1973 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो विधि के शासन की अवधारणा है इसको संविधान का एक मूलभूत ढांचा माना है और कहा कि विधायिका को लोगों के लाभ के लिए संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। और जो विधि के शासन की अवधारणा है, यह विधि के शासन की अवधारणा संविधान की एक मूल अवधारणा है, उसकी एक मूल ढांचा है, आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर हम एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का मामला देखते हैं जो कि भारत में इमरजेंसी के दौरान मामला आया था, इसमें आपात की घोषणा के कारण लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था। न्यायालय ने इस वाद में कहा कि अनुच्छेद 21 में जो जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी देता है, भले ही आपातकाल की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 21 प्रक्रियात्मक शक्ति खो देता है, अर्थात अनुच्छेद 21 का प्रवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन अपनी मूल शक्ति ये बरकरार रखता है और आपात की स्थिति के समाप्त होने के बाद उसके समाप्ति की घोषणा के पश्चात उस अनुच्छेद को उस गरिमा को प्रवर्तन के लिए आप उस अनुच्छेद का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम मेनका गांधी बनाम भारत राज्य के मामले को देखते हैं तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 में संबंध स्थापित करते हुए इसे विधि के शासन की अवधारणा का एक मूल माना था। और भारत में अगर विधि के शासन की अवधारणा को सुनिश्चित किया जाना है तो इन प्रावधानों का उल्लेख अपरिहार्य है। इसके पश्चात अंत में हम देखते हैं कि इस व्याख्यान में हमने विधि के शासन की अवधारणा को समझा, उसे जानने का प्रयास किया और कैसे विधि के शासन की अवधारणा में विधि की सर्वोच्चता को सुनिश्चित किया जाता है। इसके पश्चात हमने विधि के शासन की अवधारणा के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, जिसमें विधि की सर्वोच्चता, मनमानी शक्ति पर रोक या फिर निष्पक्षता आदि है, उसको जानने का प्रयास किया। हमने विधि के शासन की संकल्पना के लिए जो डायसी के 3 नियम हैं, जिसमें विधि की सर्वोच्चता, विधि की समक्षमता और विधिक भावना की अभिरक्षा की बात की गई है, उसको जानने का प्रयास किया। इसके पश्चात हमने इस व्याख्यान में यह जानने का प्रयास किया कि विधि के शासन की संकल्पना के अधीन कैसे सरकार की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया जाता है और किस तरह से किसी भी राष्ट्र में सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए विधि के शासन की अवधारणा एक अपरिहार्य अवधारणा और सार्वभौमिक अवधारणा बनी हुई है। इस व्याख्यान में हमने यह भी देखा कि विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा क्या है और जैसा हमने देखा कि विधि के शासन की जो आधुनिक अवधारणा है वह व्यक्ति गरिमा और स्वतंत्रता पर केंद्रित करता है और राज्य को ऐसे कार्य करने के लिए अनुमति देता है कि व्यक्ति गरिमा और स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रहे। इसके पश्चात हमने इस व्याख्यान में भारतीय संविधान के अधीन उन उपबंधों को जानने का प्रयास किया जिसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भारतीय संविधान के अधीन विधि के शासन की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। भारत में विधि के शासन की व्यवस्था को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। हम कह सकते हैं कि भारत में विधि का शासन है, यहाँ पर विधि का शासन की संकल्पना लागू है। और अंत में इस व्याख्यान में हमने यह जानने का प्रयास किया कि भारत में विधि के शासन की संकल्पना को सुदृढ़ बनाने में न्यायपालिका ने और प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय ने कैसे अपनी भूमिका का निर्वहन किया है।
केशवानंद भारती के केस से लेकर के एडीएम जबलपुर का केस और बाद में मेनका गांधी के केस में कैसे भारतीय उच्च न्यायालय ने यह सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दिया कि भारत में विधि के शासन की अवधारणा का अपना एक अपरिहार्य महत्व है और कैसे विधि के शासन की जो यह अवधारणा है वह हमारे शासन व्यवस्था के लिए एक मूल मानक के रूप में कार्य कर रही है। धन्यवाद।